Hello students, welcome back to this channel. So we are going to discuss class 12 chapter Journey to the End of the Earth part 2. So part 1 पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं. तो ये हमारा है पार्ट 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. सो लेट्स स्टार्ट. Students on Ice, the program I was working with on the Solaski, aimed to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. तो ये जो इनका प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के थ्रू जो हमारी राइटर है तिशानी दोषी अंटार्कटिका गई हुई हैं, तो जिस प्रोग्राम में गई हैं उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस. ये प्रोग्राम जो है ये चलाया जाता है स्कूल के द्वारा. सोलास्की इनका जो शिप है जिससे वो गई हैं. तो इसमें हर साल हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंड ऑफ द वर्ल्ड ले जाया जाता है, मतलब जहाँ से दुनिया का अंत होता है. एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी अंटार्कटिका ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए, और साथ में वो अपॉर्चुनिटीज़ इनको हेल्प करती हैं आगे की अंडरस्टैंडिंग, अपने प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट करने के लिए, उसके बारे में समझ पाने के लिए. तो वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं. इट इज़ बीन एन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये ऑपरेशन लगभग 6 सालों से लगातार चल रहा है. हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन. कैनेडियन एक हैं जियोफ ग्रीन, तो इनके द्वारा इस प्रोग्राम को हेड किया जा रहा है. वो गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर वो कुड ओनली गिव बैक इन आ लिमिटेड वे. तो वो जो पहले ये जो इनके हेड हैं जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, ये पहले किसको सेलिब्रिटी वगैरह को ले जाया करते थे, या फिर जो रिच पर्सन्स थे जो क्यूरियोसिटी की वजह से इन सभी जगहों पे जाया करते थे उनको ले जाते थे. लेकिन उनको ले जाकर ये थक चुके थे क्योंकि उन लोग का कुछ खास सिर्फ इंजॉयमेंट ही होता था वहाँ जाने का एम, और कुछ सीखना, कुछ नॉलेज गेन करना नहीं होता था. इसलिए अब वो 6 सालों से स्टूडेंट्स को हर साल अंटार्कटिका डिफरेंट स्टूडेंट्स को हाई स्कूल के ले जाते हैं. इस प्रोग्राम में स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम है और उसके थ्रू ले जाते हैं. विद स्टूडेंट ऑन आइस he offers the future generation of policy maker life changing experience at the age of when they are ready to absorb, learn and the most importantly act. तो जब ये जो एज होती है हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की जो एज होती है, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे तैयार होते हैं पूरी तरह से चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए. तो इसीलिए इनकी जो ये स्टूडेंट ऑफ द आइस की जो ये पॉलिसी है, फ्यूचर जनरेशन पॉलिसी मेकर जो हमारे हैं, मतलब जो बच्चे आज के हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है. फ्यूचर में ये चीज़ों को बनाने वाले हैं, हमारे देश को चलाने के लिए फ्यूचर में ये लोग आगे आएंगे. तो उनके लिए ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जहाँ से वो कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और वो अभी रेडी है इस एज में इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए. आगे चल के लोग सिर्फ इंजॉय करते हैं, सीखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी जो बच्चे हैं ये पूरी तरह से सीखने के लिए एक्टिव होते हैं और साथ में एक्ट भी करते हैं उस पर. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तो ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि अगर आप साउथ पोल की ओर कहीं जाओ और उससे प्रभावित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. आप साउथ पोल में जाओगे तो आप उससे प्रभावित जरूर होगे, उससे अट्रैक्टेड जरूर होगे. It is easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. अब हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और बैठ करके सिर्फ सुन रहे हैं कि हाँ वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो इस तरह से पिघल रहे हैं. तो एक सुनना और जाकर के सामने से देखना एक अलग एक्सपीरियंस होती है. यहाँ पे सुन के हमें कुछ बातें सच लगती हैं, कुछ बातें झूठ लगती हैं, कुछ बातों को हम याद रखते हैं और कुछ को भूल जाते हैं. लेकिन जहाँ अपनी आंखों से वहाँ जाकर के देखेंगे कि सच में एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, सच में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सच में कैसे चीज़ें हैं एक्चुअल में दुनिया में ऐसी जगह लोकेट करती हैं, जब हम खुद से देखेंगे, उस एक्सपीरियंस को लेंगे, तो उससे हमारे अंदर ज़्यादा अवेयरनेस आएगी.
but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, अब जब आप सच सामने से देखोगे आइस की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, वो गिर रही हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। तब आप जाकर के समझ पाओगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो चेतावनी दी जा रही है वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। घर बैठे तो आपको लगता है कि बस ये सब बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब सामने से देखोगे तो एक्चुअल का रियलाइजेशन होगा और आप सच में उस चीज़ को लेकर के अवेयर होगे, आप सच में अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अंटार्कटिका, और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इधर की ओर जा रहे हैं। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little change in the environment can have big repercussions. तो अगर आप अंटार्कटिका जाओगे तो वहाँ जाकर के आप समझ पाओगे कि वहाँ पे पहली बात तो इकोसिस्टम जो है वहाँ का वो बहुत ही सिंपल है, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि बहुत तरह के आपको फ्लोरा एंड फौना वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, जीव जंतु देखने को नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे बहुत तरह के आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ लिमिटेड वैरायटी है आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकती हैं। तो इस तरह के आपको एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ में आप ये भी समझ पाओगे, इस चीज़ को स्टडी कर पाओगे कि किस तरह से एक छोटा सा चेंज हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आप यहाँ से सोचते हो कि थोड़ा सा प्रदूषण से क्या होता है, लेकिन आप वहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि छोटे से यहाँ के चेंज की वजह से वहाँ पे कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जो समुद्र में जो काई जैसे ग्रीन कलर की लग जाती है उसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन को आप लीजिए, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशंस फूड चेन। तो ये आपके लिए तो एक छोटा सा, ये जो छोटी छोटी ग्रासेस लगेंगी समुद्र में उगी हुई ग्रीन कलर की छोटी छोटी घास, आपको बिल्कुल सिंपल वो चीज़ लगेगी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन ये पूरे साउथर्न ओशन का फूड चेन है। यहाँ के जो फिश वगैरह हैं इन सबको खा करके सरवाइव करती हैं। दी सिंगल सेल्ड प्लांट, ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट हैं, यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ, ये छोटे छोटे प्लांट कार्बन को और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह को इनको ऑब्जॉर्ब करते हैं, अपने में ग्रहण करते हैं। प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर ओजोन लेयर और ज़्यादा नष्ट हुई, उस पर और ज़्यादा हार्म हुआ, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो प्रभावित होगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मैराइन एनिमल। और उसकी वजह से जितने भी मैराइन एनिमल्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टन पे जीवित रहते हैं, उसके सहारे उनका वो फूड चेन है, वो लोग भी प्रभावित होंगे। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र की जो बर्ड्स हैं जो कि फिश के सहारे जीवित रहती हैं, वो भी प्रभावित होंगी। भाई सारी चीज़ें एक दूसरे से, फूड चेन होता है जिसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, हम उनको खाते हैं, पेड़ पौधों की चीज़ों को खाते हैं, है ना। एनिमल्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। तो सारी चीज़ें एक फूड चेन बना करके एक दूसरे पर खाने के लिए डिपेंड रहती हैं। फिश वगैरह फाइटोप्लैंक्टन को लेती हैं अपने फूड के रूप में, छोटी फिशेस जो होती हैं, और बड़ी फिशेस छोटी फिश को खाती हैं। अगर हम देखें तो बर्ड्स जो होती हैं वो फिश को खा करके सर्वाइव करती हैं। इस तरह से ये पूरा एक लाइफ चेन बना हुआ है। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल in the parable of the phytoplankton there is a great metaphor for existence। तो इनके existence को लेकर एक बहुत बड़ा metaphor है। Take care of the small things and the big things will fall into place। तो आप अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो बड़े बदलाव तो अपने आप ही हो जाएंगे। लोगों को लगता है, ऐसे कहो कि लाइट बंद कर दो, बिजली वेस्ट कर रहे हो आप, तो उनको लगता है दुनिया तो यूज़ कर रही, मेरे ही करने से क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा परिवर्तन आप कीजिए, बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह हर एक आदमी अगर सोचने लग गया तो दुनिया का क्या होगा। तो पढ़े लिखे आप हैं तो स्टार्टिंग आपको करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे राइटर तिशानी दोषी बोल रही हैं। वॉक ऑन द ओशन। अब अगला इनका जो टाइटल दे रही हैं आगे की स्टोरी का, उसका नाम है वॉक ऑन द ओशन। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच
Epiphanes, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Solaski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going and any further. अब ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं तो इनका जो सोलास्की है वो किसी तरह से आइस सीट के ऊपर धीमे धीमे से चल करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे का जो आइलैंड है जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं तो उधर आगे इनको जाने में बर्फ की इन चट्टानों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बर्फ की चट्टानों में इनका शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी बर्फ की चट्टानें बड़ी बड़ी सी आगे लगी हुई हैं. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम लोग मुड़ेंगे और नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे. बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. लेकिन उससे पहले कि ये शिप मुड़ता हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम लोग नीचे उतर जाएं और नीचे उतर के पैदल ही थोड़ी दूर तक चलें ऑन द ओशन. ओशन पे अब ये लोग पैदल ही चलेंगे. अब आप सोचोगे कि ओशन पे कैसे चला जा सकता है, लेकिन जब ओशन पे पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है तो उस पर आराम से चला जा सकता है. स्लिपरी होता है लेकिन उस पर चला जा सकता है. सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस. कितने स्टूडेंट थे? टोटल 52 स्टूडेंट्स थे. किटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स. वो लोग सभी आपस में जुड़े हुए थे, बंधे हुए थे, रस्सी के थ्रू एक दूसरे को सबने पकड़ रखा था. वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस. उस सफ़ेद वाइट शीट पे चल रहे थे. दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. जो कि ऐसा लग रहा था बहुत दूर दूर तक, चारों तरफ सिर्फ वही फैली हुई, उसका कहीं अंत नहीं दिख रहा था. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक. हमारे पैरों के नीचे लगभग मीटर थिक, लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा मोटी आइस पैक थी. एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग. और उसके नीचे 180 मीटर नीचे आप जाओगे तो लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर आपको मिलेगा. उस आइस पैक के नीचे वाटर, साल्टी वाटर, जो ओशन वाटर था वो था. इन द पेरिफेरी क्राबिटर seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree. जैसे हमारे यहाँ बनियान ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आपको स्ट्रे डॉग्स गर्मियों में छांव लेते हुए दिख जाएंगे, उसी तरह वहाँ ठंडी में धूप लेने के लिए जो वहाँ की सील्स हैं, जो फिश हैं, वो बाहर आकर के बैठी हुई हैं ताकि वो धूप ले सकें. आइस पैक्स पे बैठी हैं. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड. इसलिए सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं. 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर. इतने सारी चीज़ों को पार करने के बाद आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट. तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ. इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, आश्चर्य में हूँ कि कितना ज़्यादा ब्यूटी ऑफ बैलेंस हमारी अर्थ पे भगवान ने क्रिएट किया है. कितने डिफरेंट प्लेसेस हैं, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे बहुत ठंडी है. कितना ज़्यादा बैलेंस को ब्यूटीफुल तरीके से बनाकर रखा है हमारे अर्थ ने, और हम लोग उसको हार्म कर रहे हैं. हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकेम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. क्या हो अगर अंटार्कटिका फिर से एकदम गर्म प्लेस बन जाए जैसे कि वो पहले हुआ करता था मिलियंस ईयर्स पहले. विल बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर. तो क्या हम सभी भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे. मैमोथ्स एंड वुली राइनोस, ये सभी पहले हुआ करते थे. मैमोथ्स होते थे, वुली राइनोस, डायनासोर, ये सभी हुआ करते थे. तो जैसे वो गायब हो गए हैं, वो विलुप्त हो गए, तो क्या वैसे हम भी विलुप्त हो जाएंगे. वूज टू से, कौन बता सकता है. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ bunch of teenagers वो still have the idealism to save the world. तो 1 हफ्ते वहाँ पर, 2 हफ्ते वहाँ पर बिता करके उन टीनेजर्स के साथ जिनके अंदर अभी भी आइडियलिज्म है किस चीज़ को, वर्ल्ड को बचाने का. ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स. कि मिलियन ईयर्स में बहुत परिवर्तन हुआ है, आगे भी बहुत परिवर्तन होने वाला है, इसलिए हमें अर्थ को सेव करके रखना चाहिए. बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स. तो हम लोग को लगता है कि एक दिन से क्या फ़र्क पड़ जाता है. तो यहाँ से हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा. किसी भी तरह की किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.